हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और रोमांटिक ड्रामा के हिंदी एक्सप्लेनेशन में। नई कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग एक गर्ल को देखते हैं। वो बचपन से ही पियानो बजाया करती थी और उसके लाइफ की लगे पड़े थे। उसके फादर की वो फर्स्ट वाइफ की डॉटर थी जो कि इस दुनिया में नहीं है। उसका नाम था बाव। वो बाव को बचपन से ही पियानो प्ले कराया करते थे अपने आगे आने वाले बिजनेस कस्टमर्स के सामने। वो पहले तो उन्हें पियानो बजा के एंटरटेन करती थी, लेकिन अब वो बड़ी हो चुकी थी। तो वो जो बिजनेसमैन यहाँ आए हुए थे वो बाव को कहते हैं कि अब तुम खुद को अनड्रेस करके हमारे सामने पियानो बजाओ, लेकिन बाव ऐसा करने से मना कर देती है। पास वाली विंडो से वो ये सोचते हुए जंप कर जाती का वक्त आ गया है अपने डैड के खिलाफ जाने का, जिस चीज़ का वो इतने सालों से प्लान कर रही है। दूसरी तरफ हम यांजू को देखते हैं। वो इस कहानी का हीरो है और इसके लुक देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि कोई माफिया टाइप का सीईओ है। बहुत सारे लोग उसकी शादी अपने बेटियों से कराना चाहते थे। उसके सामने ही स्विमिंग पूल में बाव नीचे गिर जाती है। यांजू को लगता है कि वो उसका अटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रही है, लेकिन बाव अंदर स्विमिंग पूल में 3 मिनट 46 सेकंड तक रहती है। यांजू उसे सेव करने के लिए चले जाता है, ये सोचते हुए ये लड़की तो कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड निकली। बाव को वो सेव करके वहाँ से निकालता है। वैसे तो अब तक बाव को यांजू की आइडेंटिटी नहीं पता थी, बट वो इतना तो जानती थी कि वो यहाँ पर कोई रिच इंसान है, तभी तो उसके आगे पीछे इतने बॉडीगार्ड्स हैं। यांजू उसे कहता है, मैंने तुम्हारा जान बचाया है, बदले में तुम मुझे क्या ही देने वाली हो। तो बाव उसे किस कर लेती है। वैसे तो यांजू उसे जाने देने वाला था, लेकिन उसके डैड के बॉडीगार्ड्स उसे ढूंढ रहे होते हैं, तो वो यांजू को उसका हेल्प करने के लिए कहती है। यांजू उसे उठा करके कमरे में लेकर के जाता है और बाव यहाँ पर अपना फर्स्ट टाइम यांजू को देने वाली थी। बाव को एक बीमारी थी और ये उसकी मॉम की वजह से थी। वो बीमारी कोई एक क्लियर यान एनर्जी वाला इंसान ही ठीक कर सकता था, जो कि यांजू के पास था। तब बाव को यांजू के साथ इंटीमेट होना पड़ेगा, लेकिन वो ये प्रॉब्लम नहीं बता के उसके साथ इंटीमेट होती है, बल्कि ये कहती है कि उसने उसका जान बचाया तो बदले में वो उसके साथ रोमांस करने के लिए तैयार है। यांजू रोमांस करने के बाद बाव से उसका नाम जानना चाह रहा था, लेकिन बाव जानबूझ करके उसका इंटरेस्ट खुद में बनाए रखने के लिए कि वो उसके बारे में जाने, यांजू को अपना नाम नहीं बताती और कहती है, वैसे भी क्या फ़ायदा, हम दोबारा एक दूसरे से कभी नहीं मिलने वाले हैं। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचती है, उसके फादर उसके डांट लगा रहे थे कल जो उसने वो हरकत की थी। तो बाव से कुछ बहाना बना देती है कि वो भागी नहीं थी और वो अपने फ्रेंड के पास ट्रीटमेंट कराने के लिए गई थी ताकि उसकी बीमारी ठीक हो सके। उसके डैड उसके बात का भरोसा नहीं करते हैं, अपने पास से भी डॉक्टर बुलाते हैं चेकअप कराने के लिए। और डॉक्टर यहाँ पर आके चेक करके बोलता है कि हाँ ठीक है, बाव पहले से काफ़ी हद तक रिकवर कर गई है। उसके डैड उसे कहते हैं, ठीक है, अब जब तुम रिकवर कर चुकी हो तब अपने क्लासेज वापस से शुरू करो। लेकिन उसकी स्टेप मदर, उसकी सौतेली सिस्टर जी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। उसकी मॉम बीच में आती है और कहती है कि अरे वैसे भी इसकी आइडेंटिटी के बारे में किसी को नहीं पता है, बेकार में इसे आगे पढ़ा के क्या करोगे। इसके पियानो सोच के नाम पर तो हम अपनी बेटी को फेमस बना रहे हैं, जिससे कि हमारे बिजनेस का इतना फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पर क्यों ना हम इसे घर पर ही पढ़ाएं और घर पर ही ट्यूशन लगवा दें। तो जो उसका डैड था, कुछ सोचने समझने के बाद उसका बात मान जाता है। ये सोचते हैं कि वैसे भी वो बाहर जाएगी तो क्या पता हाथ से बाहर निकल जाए। तो कैसे न कैसे करके कन्विंस करके वो लोग यहाँ पर बाव के डैड को कन्विंस कर लेते हैं। अब बाव तो जानती थी कि ये लोग क्या प्लान कर रहे हैं। वो झूठ मूठ का अपने डैड की सारी बातें मानने की एक्टिंग करती थी। फिलहाल उसके डैड के जाने के बाद वो अपने कमरे में जा रही होती है। उसकी मॉम उसे कहती है, तुम भी अपनी सेमलेस मॉम की तरह हो, लेकिन अब तुम हमारे कंट्रोल में हो। बाव हंसते हुए कहती है, सिर्फ 4 दिन, तुम्हारे बुरे दिन उसके बाद शुरू होने वाले हैं। ये लोग उसकी बात को काफ़ी लाइटली लेते हैं। उन्हें थोड़ी पता था कि एक्चुअल में बाव कौन सा गेम खेल के आई हुई है। वो अपने कमरे में थी और सोच रही होती कि क्या यांजू के साथ जो उसने दाव खेला है वो काम करेगा। ये यान एनर्जी वाला फंडा उसे उसके फ्रेंड ने बताया था, जो एक्चुअल में उसका ट्रीटमेंट किया करती थी। उसने उसके लिए कुछ मेल मॉडल्स भी मंगाए हुए थे, लेकिन उनके पास किसी के पास प्योर यांग एनर्जी नहीं थी एक्सेप्ट यांजू।
यानजो को उसका सेक्रेटरी कहता है, ये आपके हाथों पर दाग कैसा है, किसने आपको बांधा? यानजो उसे नहीं बताता है और वो कल रात आई उस लड़की के बारे में अपने सेक्रेटरी को पता लगाने के लिए बोलता है। उसका सेक्रेटरी कंफ्यूज, साथ ही में वो एक फेमस पियानो गर्ल को ढूंढ रहा था जो कि काफ़ी ऐसे सोच करती है, लेकिन वो अपना फेस कभी नहीं दिखाती। बचपन में वो एक लड़की से मिला था, उसे खूबसूरत तरीके से पियानो बजाते हुए देखा था और उसी दिन से वो उस गर्ल को ढूंढ रहा होता है। अब उसका सेक्रेटरी सोचता है कि मेरे बॉस ने मुझे इतना मेहनत का काम दे दिया है, मैं कहाँ से ही ये काम कंप्लीट करूँ। दूसरी तरफ जीजी से उसका एंगेजमेंट होने वाला था, तो वो जानबूझ करके ऐसे कपड़े पहन करके जीजी के घर चले जाता है, क्योंकि उसे पता चला था कि हो सकता है जिस लड़की को, यानी कल रात वाली लड़की को वो ढूंढ रहा है, वो इस घर में हो सकती है। उस घर के फैमिली मेम्बर्स के बारे में वो पहले से पता लगाता है, तो उसे पता चलता है कि भाव का तो फैमिली मेम्बर में नाम ही नहीं है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम ने एक ट्यूटर बुलाया था भाव के लिए, जिसे कि स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो लड़कियों को मोलेस्ट करता था। जानबूझ करके उसकी मॉम ने उसे यहाँ बुलाया हुआ था। ये सुनते ही जीजी काफ़ी खुश होने लगती है। भाव तो जानती थी कि उसने इस ठरकी टीचर को बुलाया हुआ है। ठरकी टीचर जैसे ही यहाँ पर भाव को टच करने का कोशिश करता है, तो वो ये एक्टिंग करती है कि वो उसके साथ रोमांस करने में इंटरेस्टेड है और उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। खुशी के मारे वो खुद ही खुद को अनड्रेस करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि घर में यानजू आ रहा होता है। यानजू को देख करके जीजी काफ़ी खुश हो जाती है कि उसका फियांसे उससे मिलने के लिए आ रहा है। इधर बाओ उस टीचर को अच्छा खासा मार लगाती है और ख़ुद को इस तरीके से इंजर्ड दिखाते हुए नीचे की तरफ निकल रही थी, सबको दिखाने के लिए कि वो इनोसेंट है और वो टीचर उसका फ़ायदा उठाने का कोशिश कर रहा है। जैसे ही वो नीचे जाती है तो यानजो को देख के शॉक हो जाती है। उसे पता चलता है कि यानजो कोई नॉर्मल इंसान नहीं, वही रिचेस्ट प्रिंस है जो कि जीजी का होने वाला फियांसे है। अब यहाँ पर वो सोच रही होती है कि कहीं उसने गलत इंसान से तो पंगा नहीं ले लिया। अब वो लोग गुस्सा करने लगते हैं कि यहाँ तुम्हारी बहन का फियांसे आया, तुम क्या तमाशा कर रही हो। उसके फादर भी बाव पर गुस्सा कर रहे थे, तो इस बात पर बाव कहती है, मेरी मॉम ने जो मेरे लिए टीचर ढूंढा था वो बहुत ही ज़्यादा ठरकी है, उसने मेरा फ़ायदा उठाने का कोशिश किया, दैट्स वाई मुझे खुद को सेव करने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। अब यानजो के सामने वो लोग बाव को तो कुछ बोल नहीं सकते थे, इसी वजह से यहाँ पर ये लोग बाव का सिंपैथी दिखाने का कोशिश कर रहे थे और टीचर को यहाँ लेकर गया जाता है, जहाँ पर कि वो कह रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो किया है बाव ने किया है, मैंने तो बस उसका हैंड टच किया था। यानजो यहाँ पर बाव के लिए जस्टिस करता है और इस टीचर को जेल भिजवा देता है। बट बात अब ये थी कि इसकी मॉम ने इसके लिए ऐसा टीचर ढूंढा ही क्यों। उसके फादर यहाँ पर अपनी फैमिली की इमेज क्लियर बनाए रखने के लिए झूठ बोल देते हैं। इसे पता नहीं होगा एक्चुअल में कि ये टीचर ऐसा है। डोंट वरी, हम यहाँ पर दोबारा ऐसा होने नहीं देंगे। यानजो से कहता है चलो ठीक है, अब भाव को जब एक्चुअल में एक टीचर की ज़रूरत है तो कल से कुछ दिनों तक मैं ही उसे पढ़ाने के लिए आ जाया करूँगा। अब वो लोग यहाँ पर उसकी बात टाल नहीं सकते थे और उसे हाँ कहना पड़ता है। भाव समझ जाती है कि यानजो उसके पास आने के लिए ये सब कुछ कर रहा है। अब तक किसी को नहीं पता था यानजो और भाव के इस हिडन रिलेशनशिप के बारे में। घर जाकर के वो भाव के बारे में और पता लगवाता है। उसे पता चलता है कि वह नाजायज़ बेटी है, इसी वजह से उसे यहाँ छुपा के रखा गया है। अगले दिन जब वो भाव के कमरे में उसे पढ़ाने के लिए जाता है तो यहाँ पर वो उसके साथ रोमांस करने लगती है, क्योंकि एक तो उसे अपनी बीमारी के लिए उसके प्योर यांग एनर्जी की ज़रूरत थी और दूसरा कि उसे यहाँ पर चाहिए था यानजो का हेल्प। वो एक लंबा दाव खेल रही होती है। यानजो भाव का दीवाना हो गया था। उसने इतने प्यारे तरीके से उसके साथ रोमांस किया था कि वो अब उसके पीछे ही जा रहा था। इधर जीजी को ये देख करके जेलस हो रहा था कि यानजो और भाव दोनों इतने देर से एक कमरे में हैं। तो यहाँ पर वो उन्हें देखने के लिए जाती है कि वो दोनों क्या कर रहे हैं। कमरे में अंदर जाती है तो वो उसे पढ़ा रहा था। बस भाव थोड़ा सा उसके शोल्डर पे टच करती है तो जीजी को आग लग जाता है। वो भाव को सबक सिखाने का प्लान कर रही थी। ये बात तो यानजो को पता ही नहीं था कि भाव ने क्या किया है। वो भाव को दोबारा किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो उसे रोक देती है और कहती है, आज की ट्यूशन की फ़ी मैंने तुम्हें दे दी है, हम कल फिर मिलेंगे।
यांजू वहाँ से चले जाता है। उसकी मॉम यहाँ पर भाव को डांट लगा रही थी, यांजू पे नज़र डालने के बारे में सोचना भी मत। भाव हंसते हुए कहती है, मैं भला उस पर क्यों नज़र डालने लगी, लेकिन हाँ अगर वो खुद मेरे पास आएगा तो फिर मैं इस बात की गारंटी नहीं ले सकती हूँ। वो भाव को बुली करने का कोशिश करती है। भाव से कहता है, तुम कितनी बेशरम हो, मेरी मॉम की जगह ली है तुमने और खुद को बहुत सक्सेसफुल समझती हो। तुमने अपनी बहन के पति पे डोरे डाले थे, बेशरम औरत। ऐसे बोल के वो उसे डांटते वहाँ से जाने के लिए कहती है। अगले दिन बाओ का शो हो रहा था। यांजू वो शो अटेंड करने के लिए गया हुआ था क्योंकि वो उस हिडन टैलेंट को देखना चाहता था। उस लड़की में उसे वो बचपन की फ्रेंड अपनी नज़र आया करती थी। आज भी बाओ जीजी की आइडेंटिटी ले करके कैप पहन करके आती है शो करने के लिए, और यहाँ पर जीजी उसकी मॉम के साथ भी आई हुई थी। सबको तो ये लग रहा था कि जीजी प्ले कर रही है पियानो, लेकिन यहाँ पर पियानो के ऐसे ये में लगा हुआ था सारे ब्लेड्स। बाओ जब उन्हें प्ले करती है तो उसके हाथ से खून गिरने लगता है, फिर भी वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्ले कर रही थी। अब यांजू भी इसे देख के थोड़ा परेशान हो जाता है। वो उसे देखने के लिए जाता है, लेकिन तब तक बाओ यहाँ पर स्टेज पर जाकर के अनाउंस करती है कि आज उसका लास्ट शो है और वो रिटायर होने वाली है। जीजी ये बात सुन करके शॉक हो जाती है कि यहाँ पर अगर वो रिटायर हो जाएगी तो फिर हमें फेमस कैसे होंगे हम। यांजू बाओ का शक्ल देखने के लिए जाता है तो बाओ उसे रोक देती है। जीजी परेशान थी कि अगर यांजू ने बाओ का फेस देख लिया तो जिस वजह से वो उससे एंगेजमेंट करने के लिए आ रहा है वो तो वजह ही ख़त्म हो जाएगा। उसे इस बात का बहुत ज़्यादा ही डर था। बाओ यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी फ़िलहाल रिवील नहीं करती है और वहाँ से बाहर निकलती है। उसकी फ्रेंड उसे रिसीव करने के लिए आई थी। यांजू यहाँ पर आता है, जाहिर से उसे बाओ का एक झलक देखने के लिए मिलता है तो उसका डाउट थोड़ा और क्लियर होने लगता है कि वो पियानो गर्ल कोई और नहीं बाओ है, क्योंकि उसने पियानो को बाओ के कमरे में देखा था। उसने उसे पूछा भी था लेकिन उसने उसे बताया नहीं। इधर बाओ जब घर जाती है तो उसके फादर उसे पनिश कर रहे होते हैं कि तुमने मुझसे बिना पूछे रिटायरमेंट की बातें क्यों कही, इसी वजह से तुमने इतने सारे रिपोर्टर्स को बुलाया था ना। बाओ का कहना था कि डैड मैंने ये आपके लिए तो सोच के किया। वो बाओ को पनिशमेंट देने के लिए उसके हाथ पर ऐसे गर्म चाय डाल देता है। वो उसे कहता है कि मेरी बात ना मानने का तुम्हें ये पनिशमेंट मिला है। बाओ अपने फादर को एक्सप्लेन करती है कि जैसा कि आपने देखा पियानो में ब्लड लगे हुए थे जिस वजह से मेरे हाथ कट गए थे। आई डोंट नो मैं दोबारा पियानो बजा पाऊँगी या नहीं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर रिटायरमेंट का नाम ले लिया और ये जीजी ने किए थे। उसके डैड इस बात का भरोसा नहीं करते हैं तो वो सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं जिसमें कि साफ दिख जाता है कि जीजी ने शो से पहले उस पियानो में ब्लेड लगाया था जाकर के। अब उसके फादर उस पर काफ़ी भड़क जाते हैं कि मैं यहाँ पर बाव का इस्तेमाल कर रहा हूँ तुम्हें फेमस करने के लिए और तुम यहाँ पर अपना पूरा करियर बर्बाद करके बैठी हो। तुमसे बेवकूफ़ लड़की मैंने आज तक नहीं देखा। उसे भी कमरे में लेके जाया जाता है पनिशमेंट के लिए। उसके फादर बाव को इस तरीके से वार्निंग देते हैं। उसे कमरे में बंद कर दिया जाता है, लॉक कर दिया जाता है, जैसे कि उसकी मॉम को वो मरने के कुछ दिनों पहले तक कमरे में लॉक करके रखते थे। उसकी मॉम आके उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कितना भी उछल लो इस चंगुल से बाहर नहीं निकल पाओगी। फ्लैशबैक में यहाँ पर बाव याद कर रही होती है उसकी मॉम किस तरीके से उसे इतना प्यार करती थी, लेकिन वो उसका डैड इतना बदमाश था कि वो उसी की बहन के साथ अफेयर चलाता था, अपनी बीवी के बहन के साथ, और उसने अपनी असली बीवी को ऐसे बांध के रखा हुआ था। तब जीजी की मॉम यहाँ आकर के शो ऑफ करती है कि तुम तो कभी मेरे लायक थी ही नहीं, लेकिन तुम हमसे ज़्यादा खूबसूरत थी, ज़्यादा टैलेंटेड थी, सारे लोग तुमसे ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन देखो तुम्हारा पति अब मेरा है। और वो उसे ऐसे बाथटब में डुबा के मार डालती है। ये सारी चीज़ें बाव ने अपनी आँखों से देखी थी और वो इन सारी चीज़ों का बदला चुन चुन के लेने वाली थी। इसी वजह से वो इतने सालों से इस घर में सब कुछ झेल रही है ताकि सिर्फ और सिर्फ वो अपनी मॉम का बदला ले सके। जीजी की मॉम को नहीं पता था कि एक्चुअल में बाव ने उसकी मॉम को मारते हुए यहाँ पर सामने से देखा है, और यहाँ पर वो इसी वजह से उस पर शक नहीं करती है कि उसे सच्चाई पता है। लेकिन अब जीजी अपनी मॉम की मौत का बदला ज़रूर लेगी।
बाव यहाँ पर अपनी मोम का दिया हुआ लास्ट निशानी या हेयर पिन अपने पास रखी हुई थी। अगले दिन यांजू जब बाव को ढूंढने के लिए आते थे, ये लोग बहाना कर देते हैं कि बाव की तबीयत ठीक नहीं है, आज वो क्लासेस नहीं कर पाएगी। यांजू उसे कहता है चलो ठीक है भाई। उसकी मोम उसे ये याद दिला रही थी कि जीजी उसकी फियांसे है, तो बेहतर होगा कि वह जीजी पे फोकस करें। यांजू वहाँ से जाने की एक्टिंग करने लगता है। बाव को लगने लगता है कि अगर यांजू को पता चल गया कि मैं वो पियानो गर्ल नहीं हूँ तो मुझसे शादी तोड़ लेगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसकी मॉम कहती है डोंट वरी, ये बात यांजू को पता नहीं चलेगा। अब यहाँ पर यांजू बाव से मिलने का तिकड़म भिड़ा रहा होता है और यहाँ पर साथ ही मैं उस पियानो गर्ल के बारे में भी पता कर रहा था, क्योंकि वो इतना तो जानता था कि वो जीजे नहीं है, चाहे जो साथ ही में उसे बाव के बारे में पता चलता है तो उसे और ज़्यादा श्योरिटी हो जाती है और वो विंडो के थ्रू बाव के कमरे में पहुंच जाता है। यांजू उसे पूछता है तुम्हारा हाथ कैसा है। बाव कहती है मेरे हाथ को क्या हुआ। यांजू उसे कहता है तुम्हारे हाथ में तो चोट लगा ना। बाव कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फिलहाल यांजू को अपनी आइडेंटिटी नहीं बताना चाह रही थी। वो यांजू पे पूरी तरीके से भरोसा कर सकती है या नहीं, वो नहीं जानती थी। यांजू को वो कहती है कि वह यहाँ क्या कर रहा है और वो विंडो के थ्रू क्यों आया। वो कहता है कि तुम्हारी फैमिली मुझे मिलने नहीं दे रही थी, इसी वजह से मैं इस तरीके से आया तुमसे मिलने के लिए। बाव को यांजू की एक्चुअल में ज़रूरत थी। यहाँ पर वो उसके साथ रोमांस कर रहा होता है। वैसे कहता है तुम जो करने के लिए तैयार हो करो, मैं तुम्हारा सपोर्ट करूँगा, तो मैं हर बात पे तुम्हारा सपोर्ट करूँगा। लेकिन बाव यांजू पे पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकती थी। वो उसके साथ यहाँ पे रोमांस करने के लिए तो तैयार हो जाती है। बदले में वो उसे कहती है कि क्या वो उससे शादी कर सकता है, क्या वो जीजी से अपना एंगेजमेंट कैंसिल कर सकता है। यांजू को वो समझ नहीं आ रहा था कि बाव इतनी सीरियस बातें क्यों कर रही है। तभी वहाँ पे बाव की बीमारी वापस आने लगती है। यांजू उसके लिए परेशान था और पूछ रहा होता है कि क्या हुआ। बाव उसे कहती है कि बातें ख़त्म करो, पहले रोमांस करो। रोमांस करने के बाद यांजू उसे पूछता है अब तुम बताओगी। बाव उसे कहती है कि एक्चुअल में मुझे एक बीमारी है, जिस बीमारी की वजह से मुझे तुम्हारे जैसा एक इंसान चाहिए था। यांजू से कहता है इट मीन्स कि तुम शुरुआत से सिर्फ और सिर्फ मेरे पास इसीलिए आई थी। बाव से कहती है ऑब्वियसली, और आगे तुम ये रिलेशनशिप अगर कंटिन्यू करना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर यही समझ करके रहना होगा कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ। अब आगे तुम देख लो, सोच लो क्या करना है, मुझे बता दो। यांजू चमड़े मैटर में इतना परेशान था कि वो हाँ कह देता है। प्यार तो उसे बाव से बाद में होने वाला था। यांजू को वो डॉक्टर से चेक कराने के लिए लेकर के जाता है, उसके हाथों को दिखाने के लिए। यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाव उसे थैंक्स बोलती है और कहती है कि वो उस पर ट्रस्ट तो कर सकती है ना, वो जीजी से अपना एंगेजमेंट तो कैंसिल करेगा ना। यांजू कुछ सोच के हाँ कह के कमरे में चले जाता है। इधर जीजी देख लेती है बाव को यांजू के कार से आते हुए, तो वो उसे बुली करने लगती है। लेकिन बाव को अब लगता था कि यांजू को उसे सपोर्ट है, तो वो भी उसे पलट के जवाब देती है और कहती है कि जिस बात का तुम्हें घमंड है ना, वो जल्दी ही टूटने वाला है। यांजू तुमसे शादी नहीं करेगा। उसकी मॉम यहाँ पर आती है, वो उसे उल्टा ही डांटने लगती है। बाव से कहती है कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल तुम्हीं पर गई है, वो भी अपने घर की दूसरी औरत ही बनेगी। उसके फादर यहाँ पर आते हैं, वो पूछने लगते कि वो यांजू के साथ क्या कर रही थी। बाव से कहती है कि मैं तो बाहर गई थी, यांजू मुझे लिफ्ट देने लगा। अब वो जीजी का फियांसे है तो ऑब्वियस सी बात है कि इतना तो मेरे लिए कर ही सकता है। लेकिन बाव को पनिशमेंट देने के लिए बेसमेंट में फ़ोन लेकर के बंद कर दिया जाता है। यांजू अगले 1-2 दिनों तक बाव को कॉल मैसेजेस करता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। तभी वहाँ पर उसका कज़न आता है जो को उसे अंकल करके पुकार रहा था। अब उसने यहाँ पर जानबूझ करके उसे बुलाया हुआ था। वो अपने कज़न को कहता है कि तुम्हें मेरी जगह पर एक जगह एंगेजमेंट करने के लिए जाना है। तुमने उस फैमिली की बेटी जीजी के बारे में तो सुना ही होगा। वो कहता हाँ सुना तो है, जिससे कि मेरी फैमिली ने मेरा एंगेजमेंट सेट किया था, बट मैं करने में इंटरेस्टेड नहीं था। यांजू से कहता हाँ अब तुम्हें उसी के एंगेजमेंट में चलना है दूल्हा बन के। हालांकि उसका कज़न जानता नहीं था कि वो क्या कह रहा है, बट वो यांजू की बात मानने के लिए तैयार ज़रूर हो जाता है। इधर बाव सोच रही होती है अपनी मॉम के बारे में। जीजी वहाँ पर आती है और कहती आज मेरी एंगेजमेंट नाइट है और मैं आज के बाद यांजू की वाइफ हो जाऊँगी कुछ ही दिनों में। आज तो फ़िलहाल मैं उसकी फियांसे बन रही हूँ। बाव को बुली करने के लिए उसने उसकी मॉम की अस्थियों का कुछ पार्ट लेकर के आया हुआ था और वो उसके सामने उसे ऐसे फेंकने लगती है। बाव इस बात पर बहुत ही ज़्यादा वाला भड़क जाती है, उससे वह अस्थियों का पैकेट छीनने का कोशिश करती है, लेकिन यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है।
जीजी वहाँ से चली जाती है। भाव बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और रोने लगती है। वो यहाँ से निकलना चाह रही थी बट उसके हाथ पैर बांध करके रखे हुए थे। वो सोच रही होती कि क्या यांजू सच में आज जीजी से एंगेज हो जाएगा। वो कैसे निकले यहाँ से। यहीं दूसरी तरफ नीचे एंगेजमेंट की पार्टी चल रही होती है। सोचो, एक तरफ जानवरों की तरफ भाव को बांध करके रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जीजी की लाइफ की सबसे खुशी का दिन है। उसके मॉम डैड सबको बता रहे होते किस तरीके से जीजी यहाँ पर उससे शादी करने वाली है। लेकिन तभी यांजू का भाई यहाँ पर आता है। अब हम लोग देखते हैं कि इस तरीके से जो बटलर था वो भाव से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि उसकी फ्रेंड उससे आई हुई थी मिलने के लिए। उसकी फ्रेंड यहाँ पर उसका हेल्प करती है वहाँ से निकलने में। भाव को लेने के लिए उसका सेक्रेटरी आता है, वो उसके साथ वहाँ से चली जाती है। यांजू ने उसे मैसेज किया था, वो शादी वाले वेन्यू पर पहुँचती है। यांजू के भाई से मिलती है, लेकिन यांजू का भाई फ़िलहाल उसे अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता है। ये बात यांजू को नहीं, भाव को नहीं पता था कि एक्चुअल में जिस लड़के को वो समझ के पटाने का कोशिश कर रही है वो एक्चुअल में यांजू नहीं, उसका ये कज़न ही है। तभी यांजू को वो सामने से आते देखती है। उसे पता चलता है कि उसने ये गेम खेला था। एक्चुअल में वो जीजी से एंगेजमेंट नहीं कर रहा। यहाँ स्टेज पर उसकी कज़न को देख करके जीजी शॉक हो जाती है और कहती है, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाली, तुम मेरे फियांसे नहीं हो। उसके मॉम डैड आकर के सिचुएशन को संभालते हैं। यांजू से कहता है, तुमने मुझे हल्के में लिया था क्या? मैंने कहा था ना कि मैं जीजी से शादी नहीं करने वाला। वो भाव को रिंग पहना करके उसे अपनी फियांसे बना लेता है। भाव यहाँ पर उसे हाँ भी कह देती है, क्योंकि एक्चुअल में उसे यांजू के पावर का ज़रूरत है। सोचो चमड़ी मैटर में कितना पावर है कि एक इतना पावरफुल लड़का एक बिना किसी बैकग्राउंड के, बिना किसी स्ट्रांगनेस की लड़की के लिए तो सब कुछ कर रहा है। यहाँ पर उसका कज़न उसे अपना आईडी कार्ड दिखाता और कहता है, मैं ही वो लड़का हूँ जैसे कि एक्चुअल में तुम्हारा एंगेजमेंट फिक्स हुआ था। अब उसकी फैमिली आके सिचुएशन संभालती है और कहती है कि एक्चुअल में पिछले कुछ दिनों से एक लड़का तुम्हारी आइडेंटिटी ले करके हमारे घर पर आ रहा है। तो यही गलतफहमी हमसे हो गई और हमें लगा कि एक्चुअल में वो लड़का वही है। अब ऑब्वियस सी बात है कि उसकी फैमिली कभी नहीं चाहती थी कि यांजू के फैमिली से उनका कोई रिश्ता नाता टूटे। इसी वजह से वो यहाँ पर आगे एंगेजमेंट को कंटिन्यू करने का भी बात कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे वो मना कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि एक्चुअल में वो एक प्ले बॉय है। इस बात पर वो उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम क्या बकवास कर रही हो, तुम्हें ये चीज़ें साफ नहीं दिख रही क्या कि हमें इसके एंगेजमेंट के एक्शन में ज़रूरत है। वो यहाँ पर मना कर रही होती है और उसका भाई कह रहा होता है कि तुम लोग मेरे अंकल का मजाक उड़ा रहे हो। यहाँ पर यांजू आता है, तब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में यांजू इस लड़के का अंकल है। वो उसे कहता है, मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं इससे एंगेज होने वाला हूँ, मैं तो इसे पियानो गर्ल बना करके मिलने के लिए आया हुआ था। खैर अब तो शादी होने ही वाली है ना, तुम्हारी तो एक अपनी बेटी भी है ना भाव नाम की, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, तो हमारा बिजनेस कॉपरेशन आगे कंटिन्यू हो पाएगा। ये बात सुनते ही उसके डैड सैड और खुश दोनों हो जाते हैं। सैड इसलिए क्योंकि यहाँ पर अब उन्हें भाव की असलियत सबको बतानी पड़ेगी। खुश इसलिए कि उसका बिजनेस कॉपरेशन आगे बढ़ेगा। तभी भाव रेडी वेडी होकर के नीचे पार्टी में आती है। ऐसा करने के लिए यांजू ने कहा था। वो यहाँ पर आती है तो किसी को भाव के आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं था। वो लोग पूछने लगते हैं ये कौन है। तो भाव के डैड को यहाँ पर सच बताना पड़ता है। वो कहते हैं कि ये मेरी पहली प्यार की निशानी है, यानी कि मेरी फर्स्ट वाइफ की बेटी है। एक्चुअल में इसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसी वजह से मैं इसे फ़ॉरेन में ट्रीटमेंट कर रहा था। अब जब यहाँ पर यांजू चाहता है भाव से शादी करने के लिए, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर कुछ ही दिनों में भाव से इसको एंगेज करा दूँगा। लेकिन भाव से कहती है, डैड मुझे यहाँ पे कोई क्यों नहीं जानता, क्योंकि आपने मेरी मॉम का कभी फ्यूनरल किया ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि वो आपकी फर्स्ट वाइफ है। तो सबसे पहले मैं अपनी मॉम का एक प्रॉपर तरीके से फ्यूनरल करना चाहती हूँ। कहानी ऐसे एंड होती है ना कि मुझे नहीं लगा था कि कुछ ऐसा ट्विस्ट भी यहाँ पर आने वाला है। मजबूरी में यहाँ पर भाव के डैड को उसकी मॉम का फ्यूनरल करने के लिए मानना पड़ता है। फ्यूनरल के लिए वह तैयार हो जाते और कहते ठीक है, अगले 7 दिनों में मैं तुम्हारी मॉम का फ्यूनरल यहाँ पर ज़रूर ही करा दूँगा। तो वह सोचती कि चलो एटलीस्ट ये काम तो हो गया। वो यहाँ पर अब अपनी मॉम को एक आराम की मौत तो कम से कम दे पाएगी, मरने के बाद तो वो औरत कम से कम चैन से रहे, यही सोच रही थी वो। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं वो कहती है ठीक है डैड, जब आप इतना कह रहे हो तो मैं
यहाँ पर आपके साथ दूसरी तरफ वो अपने डैड से कहती है, ठीक है डैड, जब आप बोल रहे हो तो आपके कहने पर मैं यांजू के साथ एंगेज होने के लिए तैयार हूँ। अब आप मेरे डैड हो, आप कह रहे हो तो मुझे तो इतना कुछ करना पड़ेगा ना। अब उसके डैड को ऐसा लग रहा था कि चलो ठीक है, एक बेटी नहीं तो दूसरी सही, कम से कम यहाँ पर मेरा काम तो बन रहा है, बिजनेस कॉपरेशन तो हो रहा है। तो फिर वो तैयार हो जाते हैं ये काम ऐसे करने के लिए। दूसरी तरफ घर जाने पर वो गुस्सा कर रहे होते हैं कि वो घर से बाहर कैसे निकले। वो कहती है, मुझे क्या पता, आपका बटलर आकर के मेरा गेट ओपन किया था, तभी तो मैं निकल पाई थी। लेकिन वो लोग जानते थे कि वो बटलर ऐसे तो करेगा नहीं। तभी वो बटलर यहाँ पर आता है और बोलने लगता है कि एक्चुअल में ये मुझे बेहोश करके वहाँ से निकली थी, मैंने इसे जाने नहीं दिया है और एक्चुअल में ये सब कुछ झूठ है। अब यहाँ पर उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि ये आखिरकार क्या गेम खेल रही है। वो कहती है कि डोंट वरी डैड, मैं आपको निराश नहीं करूँगी। वो मुझसे शादी करना चाहता है, मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बिजनेस कॉपरेशन जीजी ला रही थी मैं भी वही ला सकती हूँ। लेकिन वो एज यूजुअल बाव को जब पनिश करने के लिए जाते हैं तो बाव उसे रोक देती है, ये कहते हुए कि कल को अगर यांजू पूछेगा कि बोले मुझे किसने किया, तो फिर मैं क्या जवाब दूँगी। इसी वजह से आप मुझ पर हाथ ना उठाओ तो बेहतर होगा। उसके फादर उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं, ये तुम्हारी मॉम की अस्थियाँ हैं, और अगर अपनी मॉम की अस्थियों को चाहती हो कि शांति से रहें तो फिर तुम्हें मेरी वो बात माननी पड़ेगी। जब तक कि यांजू का वो बिज़नेस डील मुझे नहीं मिल जाता तब तक के लिए तुम कोई भी पंगे नहीं क्रिएट करोगी। जीजी को पनिशमेंट लगता है सो अलग। वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम, हमें बाव को हराना ही होगा, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो वो हमसे आगे बढ़ जाएगी और इस तरीके से हमारे लिए पंगे हो सकते हैं। तो उसकी मॉम कहती है, डोंट वरी बेटा, मैं कभी बाव को यांजू से एंगेज होने ही नहीं दूंगी। इधर बाव सोच रही होती है कि ये लोग कुछ ना कुछ तो कांड करेंगे। यांजू उससे मिलने के लिए आता है। दोनों के बीच यहाँ पर विंडो से ऐसे हीर रांझे की तरह रोमांस हो रहा था। वो उसे मिलने के लिए जाती है, वो उसे वॉकिंग डेट पर लेकर के जाता है, जहाँ पर कि इस तरीके से यांजू ने ये बातें इंटरनेट पर जानी थी और वो उसे इसी वजह से यहाँ पर डेट पर ले करके आया हुआ था। उसके फ्रेंड और उसके सेक्रेटरी से यहाँ पर मिल करके उसे आइडिया दे रहे होते हैं कि आपको ऐसे ऐसे करना चाहिए तो ही यहाँ पर वो लड़की आपसे पटेगी। लेकिन भाव को वो कहता है कि देखो डार्लिंग, मुझे कभी प्यार नहीं हुआ, मुझे नहीं पता प्यार किसे कहते हैं। मैं बस यहाँ पर टू द पॉइंट आकर के तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और मैं अपने रिलेशनशिप को आगे भी लेके जाना चाहता हूँ। भाव से कहती है, लेकिन तुम्हें तो पता है ना कि मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर रही हूँ। इस बात पर यांजू से कहता, हाँ लेकिन मैं जब से तुमसे मिला हूँ तब से मुझे लग रहा है कि शायद तुम्हारे लिए चीज़ें थोड़ी अलग हैं। तुम वक्त ले सकती हो लेकिन मैं सीरियसली तुमसे शादी करना चाहती हूँ। भाव यहाँ पर सोचने के लिए वक्त लेने के लिए तैयार हो जाती है। वो यूं ही यांजू को हाँ नहीं कह सकती थी क्योंकि अभी उसके लाइफ का मोटिव कंप्लीट नहीं हुआ था। लेकिन यांजू भाव को लिटरली शादी के लिए प्रपोज करने के लिए प्लान कर रहा था। अगले कुछ दिनों में भाव की मॉम का सारा फ्यूनरल यहाँ पर होने वाला था। यांजू उसकी फैमिली को भी वहाँ पर इनवाइट किया जाता है। ऑब्वियसली यांजू वहाँ पर जाने वाला था और वो भाव को रिंग देकर के कन्फेस करने के बारे में प्लान कर रहा था। अगले दिन यहाँ पर भाव के मॉम का डेथ रिचुअल था या फ्यूनरल था। भाव वहाँ पर जाती है जहाँ पर कि उसकी स्टेप मदर और जीजी को बहुत ही जेलस हो रहा था, लेकिन वो लोग वहाँ पर अपने जेलसी को कंट्रोल करके रखते हैं। उसकी मॉम यहाँ पर जीजी को नशे वाला दवा देती है और कहती है बस कैसे भी इसे जीजी को पिला दो, फिर आगे देखो मैं क्या करती हूँ। जीजी यहाँ पर भाव को सॉरी बोलने के बहाने सारे लोगों के सामने इनोसेंट बनते हुए उसे वो वाटर पीने का ऑफ़र कर रही थी। उसने उसे सेम ग्लास में ही दिया था जो कि और भी लोग यहाँ पे ले रहे थे ताकि भाव को डाउट ना हो। भाव तो पहले चीज़ों को बहुत ही अच्छे से जानती थी, फिर भी वो वाटर लेकर के पीने की एक्टिंग करने लगती है, जिसके बाद कि वो भाव को एक कमरे में लेकर के जाती है। उसी कमरे में छोड़ने के बाद वो यांजू को पटाने के लिए सिड्यूस करने के लिए चली जाती है। यांजू से पूछा कि वो यहाँ क्या कर रही है। जीजी को तो लगा था कि उसके कमरे में कोई एंटर नहीं कर सकता, लेकिन उसे पता नहीं था कि भाव ने पहले ही सबको सेट करके रखा है। और जीजी को यांजू के साथ ऐसी हरकतें करते हुए देख करके वो तुरंत ही उस कमरे में पहुंच जाती है, जिसे कि देख करके खुद जीजी शॉक हो जाती है। वहाँ रखा उसने वो ड्रिंक कर लिया था।
और वो लोग बाव की जगह जीजी को बेहोश कर देते और उस कमरे में भेज देते जिस कमरे में वो लोग बाव को ऐसे भेजे हुए थे। और यहाँ पर बाव इस तरीके से यांजू के हेल्प की वजह से अब अपनी बहन से रिवेंज लेने वाली थी। यहाँ पर उसे नहीं पता था कि यांजू उसे किस हद तक प्यार करने लगा है, जो वो उसके लिए सब कुछ कर रहा है। उसकी मॉम थोड़ी देर बाद यहाँ पर आती है बाव को देखने के लिए, और बाव यहाँ पर यांजू को पटाने के लिए इस तरीके से उसके साथ रोमांस कर रही होती है। और तब तक एक्चुअल में वो दवा उस पर असर करने लगता है, क्योंकि वो दवा तो उसने खा लिया था, लेकिन यहाँ पर यांजू उसका हेल्प कर रहा होता है। और दूसरी तरफ यहाँ पर इस तरीके से उसकी मॉम सारे गेस्ट लोगों को लेकर के आती है दिखाने के लिए कि एक्चुअल में बाव यहाँ पर किसी और लड़के के साथ है। वो लोगों को यही बता रही होती है कि मेरी जो ये पहली वाली वाइफ की बेटी थी कितनी बुरी थी। लेकिन यांजू उस कमरे से निकलता है। अब सब सोच रहे होते हैं कि उस कमरे में कौन है, भला ये देखने कौन ही जाए। आवाज़ें तो बगल कमरे से भी आ रही होती है। वो लोग देखने के लिए जाते हैं। बगल वाले कमरे में कोई और नहीं, खुद उनकी बेटी जीजी थी। और प्रॉब्लम ये था कि जीजी एक्चुअल में यहाँ पर उसी बूढ़े इंसान के साथ थी, उसी बिजनेसमैन के साथ थी जिसके साथ कि उन लोगों ने बाव को फंसाने का प्लान किया था। भाई साहब, इस कांड की वजह से जीजी की जो बेइज्जती होती है कि पूछो ही मत। वो तो सारा ब्लेम यहाँ पर बाव पर डाल देती है कि बाव ने उसे ऐसा किया है, ऐसा फंसाया है। यांजू से कह रहा होता है कि अच्छा, बाव वाला ऐसे कैसे करेगी, वो तो यहाँ पर किसी को उतने अच्छे से जानती भी नहीं है, तुम लोगों ने तो उसे फॉरेन में रखा हुआ था ना। अब उसके डैड को ऐसा लग रहा था कि जीजी उसके किसी काम की नहीं है, वो फैमिली की केवल और केवल बदनामी ही कर रही है। तो वो यहाँ पर इस तरीके से अब बाव को ही अपना नेक्स्ट वेपन बनाने का कोशिश करते हैं। यांजू के कहने पर जीजी और उसकी मॉम को पनिशमेंट लगाया जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने बाव को परेशान किया था। यांजू को खुश करने के लिए उसके डैड ने ऐसा कहा था कि वह ज़रूरी जीजी और उसके मॉम को सबक सिखाएंगे, तब जा कर के यांजू को यहाँ थोड़ा चैन मिलता है। सोच रहे थे कि बाव से यांजू की शादी करा करके वो वही प्रॉफिट कमाएंगे। अगले दिन बाव अपने मॉम के ग्रेव के पास जाती है, जहाँ पर कि वो बहुत ही इमोशनल थी। यांजू भी उसके साथ था। मौके का फ़ायदा उठाते हुए बाव को रिंग दे करके प्रपोज करता और कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कहानी का दूसरा ट्विस्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। बाव को यहाँ पर एक मैसेज आता है और वो यांजू के कन्फेशन को मना कर देती है। उसके रिंग को फेंकते हुए कहती है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। मैंने शुरुआत से ही तुम्हें कहा था कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस्तेमाल कर रही हूँ। तुम मुझसे प्यार कर बैठे, तब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ। अब यांजू से कह रहा था लाइक लिटरली तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती। बाव कहती है नहीं। फिर वो दौड़ते हॉस्पिटल जाती है, जहाँ पर कि वो एक कमरे में डरते डरते अंदर जाती है। हम लोग बाव की मॉम को देखते हैं। एक्चुअल में वो जिंदा थी, वो मेंटली अनस्टेबल थी, इसी वजह से उन्हें यहाँ पर रखा गया था। यही बात उसके डैड बाव से इतने सालों से छुपा रहे थे। उन्होंने उसे बोल के रखा था कि उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं है। वो अपना एक लास्ट पैंतरा लास्ट में खोलने वाले थे, लेकिन तब तक बाव को अपनी मॉम के बारे में पता चल जाता है। वो अब उन्हें वहाँ से निकालने का प्लान कर रही होती है, लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। इसी वजह से उसने यांजू के इस प्रपोजल को भी मना किया था। तभी उसके डैड वहाँ पर आ जाते हैं। वो बाव को कहते हैं कि फाइनली तुम्हें लाइफ की ये सच्चाई पता चलेगी। देखो, ऐसा है ना कि अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी मॉम पागल खाने से यहाँ से निकल जाकर, तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक ही काम करना पड़ेगा। यांजू तुम में बहुत ही इंटरेस्टेड है, जीजी में वो बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा। तुम्हें यांजू के पास वापस जाना है और वहाँ पर तुम्हें उसके कंपनी का वो प्लान लेकर के आना है, जिसकी वजह से कि मैं जीत पाऊँ। और अगर तुमने ऐसा कर लिया, वो सीक्रेट पेपर उसका लेकर के आ गई, तो फिर मैं तुम्हारी मॉम को जाने दे दूँगा। तुम आराम से अपनी मॉम के साथ ज़िंदगी जी सकती हो। बाव सोच रही होती है कि वो वापस उसे शेर के बाड़े में भेज रहा है, और ये बहुत ही मुश्किल होने वाला था, क्योंकि उसने आज ही तो यांजू के प्रपोजल को मना किया था। वो यहाँ पर कुछ सोचने के बाद उसे हाँ कह देती है और कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें इस बात की गारंटी देनी होगी कि उसके बाद तुम मेरी मॉम को जाने दोगे। उसे कहता है वैसे भी उसके बाद ना तुम ना तुम्हारी मॉम मेरे किसी काम के रहने वाले हैं, तो मैं उसे हॉस्पिटल में रह करके फ्री में बिल क्यों देने जाऊँ। तब जाकर के बाव मान जाती है। दूसरी तरफ हम लोग यांजू को देखते हैं। वो स्विमिंग पूल में बहुत ही देर से था और वो बाव को मिस कर रहा था।
वो सोच रहा होता है कि बाव 3 मिनट 46 सेकंड के लिए पानी में अंदर सांस कैसे रोक सकती है। ये उसे नहीं हो पा रहा था। वो थक हार करके सो रहा होता है। नशे में भी था, तभी बाव उससे मिलने के लिए आती है। यांजू से कहता है, लगता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। बाव भी एक्चुअल में यांजू से प्यार करने लगी थी, लेकिन अपने लाइफ के कॉम्प्लिकेशंस की वजह से वो उससे हाँ नहीं कर पाती है। वो उसे किस कर लेती है और कहती है, मुझे माफ़ कर देना, मुझे वापस से तुम्हारा इस्तेमाल करना पड़ रहा है। मैं ऐसे बिल्कुल भी नहीं चाहती, लेकिन मैं अपनी मॉम को लेकर के बहुत ही ज़्यादा मजबूर हूँ। और यांजू को तो ये लग रहा होता है शायद वो इन चीज़ों का सपना देख रहा है और बाव रियल नहीं है। वो वापस से सो जाता है। यांजू को किस करने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद उसका सेक्रेटरी आता है और यांजू को कमरे में लेकर के जाता है। अगली मॉर्निंग जब यांजू की नींद खुलती है तो वह सबसे पहले बाव के बारे में पूछता है। उसका सेक्रेटरी उसे कहता है कि बाव यहाँ पर नहीं है, शायद आपको गलतफहमी हुई है। लेकिन वो जानता था कि नहीं, बाव उससे मिलने के लिए तो आई थी, इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती है। सीसीटीवी फुटेज वगैरह भी चेक कर आता है तो वहाँ पर वो सीसीटीवी फुटेज डिलीटेड थे। दूसरी तरफ हम लोग यांजू के डैड को देखते हैं। वो बाव को कहता है, जितनी जल्दी हो सके उन पेपर्स को लेकर के आओ। मैंने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट का उसमें अपने सारे पैसे को उसमें इन्वेस्टमेंट लगा दिया और मुझे ये जीतना ही होगा। बाव की मजबूरी होती है, वो वापस से यांजू के पास वापस जाती है। यांजू से कहता है, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? बाव उसे कहती है, तुम्हें तो पता है कि मैं ऑब्वियस से बात है तुम्हारा इस्तेमाल ही करने के लिए आई होंगी, लेकिन क्या अब तुम यहाँ पर मुझे अपना इस्तेमाल करने दोगे? यांजू सोच रहा था बाव उसे किस हद तक ही हर्ट कर सकती है, किस हद तक ही उसे वो उसके साथ वो बुरा कर सकती है। वो बाव से इतना प्यार करता था, ये सब कुछ सच जानने के बावजूद भी वो बाव के साथ रहने के लिए तैयार हो जाता है, सिर्फ ये बात जानने के लिए कि वो यहाँ पर क्या करने के लिए आई है। तब तक उसने अपने सेक्रेटरी को मैसेज डाल दिया था बाव की लाइफ की सारी असलियत, सारा काला चिट्टा निकाल करके लाने के लिए, ताकि वो जान सके कि बाव ऐसा क्यों कर रही है। क्योंकि बाव के साथ रहने से उसे इतनी बात का तो एहसास हो गया था कि वो भी उससे प्यार करती है। बाव को वो किस कर रहा होता है तो बाव गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है, बट फिर सोचती है कि अगर उसने यांजू को रोका तो फिर वो उसकी कंपनी की डिटेल्स कैसे निकालेगी। दोनों ही यहाँ पर वापस से इंटीमेट होते हैं। आफ्टर दैट यांजू अपनी मॉम को याद करते हुए उसके कमरे के शेफ में जाती है, जिसे कि वो ओपन करने का कोशिश कर रही होती है। उसने तुक्के में पासवर्ड वो दिन डाला था जिस दिन की वो और यांजू मिले हुए थे। पासवर्ड डालते ही वो सिर्फ खुल जाता है और बाव उन पेपर्स को लेके चली जाती है। यांजू ने ये देख लिया था, लेकिन वो बाव को रोकता नहीं है। बाव मजबूर थी अपनी मॉम को बचाने के लिए। अब वो अपने डैड से कहती है, मेरा हाउस रजिस्ट्रेशन कार्ड देने मैं अपनी मॉम को लेके यहाँ से हमेशा के लिए जा रही हूँ। लेकिन वो लेकर के जैसे हॉस्पिटल पहुँचती है तो उसे पता चलता है उसकी मॉम एक्चुअल में अब इस दुनिया में नहीं रही। ये एक्चुअल में उसके डैड नहीं किया था और यहाँ पर उसने अपने फर्स्ट वाइफ को मार डाला। बाव ये देखती ही बहुत ही ज़्यादा वाला रोने लगती है। इतने सालों बाद उसे अपनी मॉम का असलियत पता चला था और वो अचानक से उन्हें छोड़ करके चली गई। बाव खुद को संभालने का कोशिश कर रही होती है कि आखिरकार यहाँ पर हुआ क्या, और उसका डैड बहुत ही बदमाश था। वो ये सब कुछ बाव को कंट्रोल करने के लिए कर रहा होता है। वो बाव को ऐसे किडनैप कर लेता है और यहाँ पर कहता है, अगर तुम अब तक मेरा बात मान रही होती तो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को ये दिन देखने नहीं पड़ते। बाव से कहती है कि तुम ज़्यादा टाइम तक मुझे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। वो यहाँ पर यांजू को बुलाता है। उसने जानबूझ करके यहाँ पर यांजू को बुलाया हुआ था। वो जानता था वो बाव से इतना प्यार करता है कि जब तक बाव उसके कंट्रोल में है वो उसे कुछ भी नहीं करेगा। यांजू के यहाँ पर आते ही वो उसे कहता है कि एक्चुअल में मुझे और पैसे चाहिए तुमसे, सिर्फ वो शेयर्स ही, मतलब कि वो चीज़ें ही इनफ नहीं थी। वो उसे कहता है, भला मैं तुम्हें ये चीज़ें क्यों देने वाला हूँ। इस बात पर बाव के डैड उसे कहते हैं, क्योंकि बाव मेरे कब्जे में और मुझे पता है कि तुम मुझसे बहुत ही प्यार करते हो। यांजू हंसते हुए कहता है, मैं उससे प्यार करता था बट अब नहीं, ये गलत फहमी है तुम्हारी। वो उससे वक्त ले रहा होता है ताकि वो उसे पकड़ सके। कहानी के एंडिंग में उसका सेक्रेटरी आकर के सिचुएशन को संभाल लेता है। उसके डैड, उसकी स्टेप मदर, उसकी बहन, तीनों को ही जेल हो जाता है। यांजू बाव को कमरे में लेके जाता है। वो उसका केयर कर रहा था। बाव माफ़ी मांगते हुए कहती है कि मैं मजबूर थी, तुम्हें तो पता है ना कि मेरा डैड किस तरीके से मुझे बुली करता है। मेरी मॉम को लेकर के मैं मजबूर थी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। यांजू बाव से बहुत ही प्यार करता था और फाइनली
वो उसकी इस गलती को भी माफ़ कर देता है। अब उसके डैड को जेल हो चुका था। बाव का जो रिवेंज था वो एक्शन में कंप्लीट हो चुका था। उसकी स्टेप मदर, उसकी सिस्टर को भी जेल लेके जाया जाता है। आज तक जो कुछ भी उसने उसकी मॉम और बाव के साथ किया था, बाव एट द एंड यांजो के शादी वाले कन्फेशन को हाँ कह देती है। और इन दोनों हैप्पी कपल के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।